कृषि दर्शन के सभी दर्शकों को हमारा नमस्कार। किसान भाइयों, आजकल जो बहुत चर्चा हो रही है वो हो रही है ग्लोबल वार्मिंग के बारे में, यानी जो प्रदूषण फैल रहा है और उसकी वजह से जो धरती को बुखार चढ़ रहा है उस पर चर्चा है। और उस पर भी बहुत सी बातें आज के कार्यक्रम में रहेंगी और हमेशा की तरह मंडी भाव, मौसम की जानकारी और खबरें तो रहेंगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं खबरें खेती से। ऊंचे एमईपी पर खरीदारी से बच रहे आलू निर्यातक, फिलहाल नहीं बढ़ेंगे दूध के दाम। अभी तक धान की बुआई का क्षेत्र 38% कम। कृषि जिंसों की कीमतें काबू में और दूषित पानी का कृषि में बेहतर उपयोग की नई तकनीक। नमस्कार, खबरें खेती की में आपका स्वागत है। मैं हूं रीना रावत। अब खबरें विस्तार से। देश के बाहर आलू निर्यातकों को नियंत्रण करने के लिए सरकार द्वारा तय न्यूनतम निर्यात मूल्य की वजह से प्रमुख मंडियों में आलू की निर्यात मांग सुस्त बनी हुई है। विदेशों में आलू के निर्यात को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने न्यूनतम निर्यात मूल्य तय किया है, जिसकी वजह से आलू के निर्यातक आलू खरीद में कमी कर रहे हैं। लगभग $300 प्रति टन की मौजूदा प्राप्ति की तुलना में गुरुवार को सरकार ने $450 प्रति टन की निर्यात कीमत तय की। चूंकि कुछ सप्ताह पहले आलू की कीमतें बढ़नी शुरू हो गई थी और थोक मूल्य मई में 6.1% पर 9 महीने के ऊंचे स्तर पर पहुंच कृषि जिंसों आलू, प्याज पर कड़ा रुख अख्तियार किया। जमाखोरों को पकड़ने की चेतावनी के साथ साथ सरकार ने $300 और $450 प्रति टन की आधार कीमत तय की, जो इनके लिए रुपए के संदर्भ में 18,000 रुपए प्रति टन और 27,000 रुपए प्रति टन है। ऐसे वक्त में जब खाद्य महंगाई घरेलू बजट में सेंध लगा रही है, आम आदमी को खुश होने के लिए कुछ वजह मिल सकती है, क्योंकि आने वाली 2 तिमाही में दूध की कीमतों में बढ़ोतरी की संभावनाएं बहुत ही कम है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्किम्ड मिल्क पाउडर की कीमतों में नरमी के साथ ही दूध की ज्यादा खरीद और भविष्य में यूरोप से दूध की ज्यादा आपूर्ति के चलते इस वर्ष दूध की कीमतें स्थिर रहने का अनुमान है। इस विषय पर सभी क्षेत्रों के डेयरियों ने भी एक साथ दावा किया है कि इस साल दूध की कीमतें स्थिर रहने का अनुमान है और इस साल दूध मुद्रास्फीति काबू में रहेगा। भारत के दूध के सबसे बड़े दुग्ध सहकारी संगठन गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन के अनुसार दूध और दूध के उत्पादों की कीमतें इस वर्ष काफी हद तक स्थिर रहेंगी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एसएमपी के दाम 220 रुपए प्रति किलोग्राम हैं, जो घरेलू बाजार में 260 रुपए प्रति किलोग्राम से काफी कम है। इस सत्र में निर्यात बहुत ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि भारतीय बाजार में अच्छी कीमतों की पेशकश की जा रही है। इस साल धान की रोपाई का रकबा काफी कम रहा है। ये रकबा 38% की घटत के साथ 21.91 लाख हेक्टेयर रहा है। इसका कारण पंजाब और छत्तीसगढ़ में खरीफ की इस मुख्य फसल का रकबा काफी कम होना है। इस वर्ष धान की रोपाई का रकबा काफी कम रहा। ये रकबा 38% की घटत के साथ 21.91 लाख हेक्टेयर रहने का अनुमान है। धान की रोपाई जून में दक्षिण पश्चिम मानसून की शुरुआत के साथ होती है, जबकि इसकी कटाई का काम अक्टूबर से शुरू होता है। पिछले सत्र में इस वक्त तक धान की रोपाई का रकबा 35.44 लाख हेक्टेयर था। अभी तक धान की बुआई के घाटे में सर्वाधिक गिरावट पंजाब में देखने को मिली, जहां इसकी बुआई 9.15 लाख हेक्टेयर में की गई, जो पिछले सत्र में 14.30 लाख हेक्टेयर में की गई थी।
इसके बाद छत्तीसगढ़ का स्थान आता है, जहां धान खेती का रकबा घटकर 0.41 लाख हेक्टेयर रह गया, जो पिछले वर्ष 5.30 लाख हेक्टेयर था। इस प्रकार अन्य सभी राज्यों में भी गिरावट देखने को मिली है। कमजोर मॉनसून और खरीफ फसलों पर नकारात्मक असर की चिंताओं के बावजूद पिछले एक महीने के दौरान ज्यादातर कृषि जिंसों की कीमतों में गिरावट आई है। भारतीय मौसम विभाग इस बार जून में 10 वर्षों में सबसे कम बारिश होने का अनुमान जता रहा है, लेकिन उसने आगामी सप्ताह में मॉनसून में सुधार आने की बात कही है। एक रिपोर्ट के अनुसार मॉनसून की बारिश सक्रिय होने के अनुमानों और पिछले साल बेहतर उत्पादन से कृषि फसलों की उत्पादकता पर नकारात्मक असर की चिंताएं खत्म हो गई हैं। मॉनसून के आगे सक्रिय होने और सरकारी हस्तक्षेप की संभावनाओं के बीच कारोबारियों ने मामूली मुनाफा मिलने पर भी अपने माल की बिकवाली की है, जिसकी वजह से ज्यादातर कृषि जिंसों की कीमतों में गिरावट आई है। केंद्रीय खाद्य मंत्री के अनुसार सरकार कृषि जिंसों की कीमतों में असामान्य बढ़ोतरी और महंगाई में इजाफा नहीं होने देगी। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने जल प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक नया आयाम जोड़ा है। कमजोर मानसून की स्थिति में जल की कमी से निपटने में यह तकनीक बहुत ही उपयोगी होगी। नई दिल्ली स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के जल प्रौद्योगिकी केंद्र द्वारा विकसित इको फ्रेंडली सीवेज वाटर ट्रीटमेंट का उद्घाटन केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह द्वारा किया गया। यह तकनीकी कृषि में पानी के बेहतर उपयोग हेतु कारगर साबित होगी। इसके द्वारा परंपरागत वाटर ट्रीटमेंट की तुलना में केवल 1% की ऊर्जा की खपत होती है। खेती व मौसम एक ही सिक्के के दो पहलू जैसे हैं। मौसम अनुकूल तो किसान खुशहाल, मौसम प्रतिकूल तो किसान बदहाल। किसान भाइयों, आपकी खेती किसानी भरपूर हो व आप खुशहाल रहें, इसके लिए ही हम आपको हमेशा अवगत करवाते हैं मौसम की पूर्व जानकारी से, ताकि आप अपने जरूरी काम समय से निपटा लें। मौसम विज्ञान विभाग के अनुमान के अनुसार अगले 24 घंटों में जम्मू और कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड के पहाड़ी भागों में हल्की बारिश की संभावना है। पंजाब के मैदानी भागों में गरज के साथ छींटे पड़ने का अनुमान है। हरियाणा और उत्तर प्रदेश के अधिकतर भागों में बादल छाए रहेंगे और कई भागों में बारिश की संभावना है। अरुणाचल प्रदेश, असम और बिहार और झारखंड में गरज के साथ बारिश होने का अनुमान है। छत्तीसगढ़, ओडिशा में बादल छाए रहेंगे। जिन किसान भाइयों की धान की पौधशाला लग गई हो, वो ब्लास्ट और नूरा रोज के लिए पौधशाला की निगरानी करते रहें। लक्षण पाए जाने पर वर्ग बेदिज्म 2.0 ग्राम प्रति लीटर पानी घोलकर छिड़काव करें। आइए अब देश की विभिन्न मंडियों में जिंसों के भाव की जानकारी लेते हैं, क्योंकि मंडियों में चल रहे दामों की सही जानकारी ही आपको आपकी मेहनत के सही दाम दिलवाएगी। शुरुआत करते हैं देश की विभिन्न मंडियों में जिंसों के भाव से। चावल गुवाहाटी असम की मंडी में न्यूनतम मूल्य 2600 रुपए और अधिकतम मूल्य 2800 रुपए प्रति क्विंटल के भाव रहे। गुमला झारखंड में 2400 रुपए से 2600 रुपए, मंजेरी केरल में 2900 रुपए से 4000 रुपए। गेहूं मंगरोल गुजरात की मंडी में 1675 रुपए से 1700 रुपए, गोंडा उत्तर प्रदेश में 1395 रुपए से 1415 रुपए, कासिम बाजार पश्चिम बंगाल में 1500 रुपए से 1600 रुपए। सरसों तेल गुवाहाटी असम में 8667 रुपए से 9334 रुपए, जम्मू और कश्मीर की मंडी में 9000 रुपए से 9200 रुपए, मैनपुरी उत्तर प्रदेश में 7400 रुपए से 7600 रुपए। चीनी गुमला झारखंड की मंडी में 4000 रुपए से 4400 रुपए, अरहर राजकोट गुजरात में 3500 रुपए से 4160 रुपए, गुमला झारखंड में 7200 रुपए से 7400 रुपए और मैनपुरी उत्तर प्रदेश में 6600 रुपए से 6800 रुपए।
मसूर दाल गुवाहाटी असम में 7,000 रुपए से 8,500 रुपए, गुमला झारखंड में 7,000 रुपए से 7,200 रुपए, जम्मू और कश्मीर की मंडी में 6,600 रुपए से 6,700 रुपए। और अब एक नजर डालते हैं फल सब्जियों के भाव पर। केला राजपीपला गुजरात की मंडी में 800 रुपए से 1,200 रुपए, गुड़गांव हरियाणा में 1,400 रुपए से 2,200 रुपए, वहीं कोल्लम केरल में 3,500 रुपए से 3,700 रुपए। आम लालगंज उत्तर प्रदेश में 1,125 रुपए से 1,200 रुपए, मुकेरियां पंजाब में 2,300 रुपए से 2,500 रुपए, मंजेरी केरल में 2,300 रुपए से 3,200 रुपए। लीची नरवाल जम्मू और कश्मीर की मंडी में 6,000 रुपए से 7,000 रुपए, वहीं कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में 2,200 रुपए से 2,500 रुपए, भिंडी उकलाना हरियाणा में 1,500 रुपए, गुमला झारखंड में 3,000 रुपए से 3,400 रुपए, मंजेरी केरल में 1,700 रुपए से 2,000 रुपए, टमाटर गुमला झारखंड में 3,800 रुपए से 4,000 रुपए, कोल्लम केरल में 2,200 रुपए से 2,400 रुपए, बारगढ़ ओडिशा में 1,400 रुपए से 1,500 रुपए। प्याज गुड़गांव हरियाणा में 1,200 रुपए से 2,000 रुपए, वहीं गुमला झारखंड की मंडी में 3,000 रुपए से 3,200 रुपए। खेती की खबरों में आज इतना ही। कृषि दर्शन कार्यक्रम में और अधिक रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए आप देखते रहिए कृषि दर्शन। किसान भाइयों, आज के समय एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है ग्लोबल वार्मिंग, यानी गर्माती धरती। ये जो धरती का तापमान बढ़ रहा है, इसकी वजह से जलवायु परिवर्तन हो रहा है और जलवायु परिवर्तन का सीधा प्रभाव जो है वो खेती पे पड़ेगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जितना भी प्रदूषण हवा में है उसको सोखा जाए, उसको कुछ कम किया जाए, और ये सोखने का काम करते हैं पेड़ और पौधे। तो बागवानी जो है वो एक बहुत अच्छा उपाय है आमदनी बढ़ाने का भी, और सच कहें तो पर्यावरण को सुरक्षित रखने का भी। और शहरों में जैसे मान लीजिए आपके पास जगह नहीं है तो टोकरी जो है, जो बास्केट है, हैंगिंग बास्केट लगाई जाती है जिसके अंदर पौधे होते हैं, और पौधे सारी खराब हवा को सोख कर जो स्वच्छ हवा है उसको देते हैं। तो इसमें बहुत कुछ चीज़ें की जा रही हैं, बहुत सारे उपाय हैं। क्या क्या उपाय हैं, क्या क्या चीज़ें आप कर सकते हैं, आइए देखते हैं। क्या आप जानते हैं कि 10 साल की आयु वाला एक पेड़ करीब 22 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड रोजाना सोखता है। अगर 1 एकड़ में पेड़ लगाए जाएं, तो वो मिलकर इतनी कार्बन डाइऑक्साइड सोख लेंगे जितनी एक कार करीब 41,600 किलोमीटर चलने पर उत्सर्जित करती है। पेड़ों के उपकार हमारे वातावरण में मौजूद ग्रीन हाउस गैसों जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, मीथेन आदि की मात्रा में कमी करना या प्रदूषण को सोखकर हवा को स्वच्छ बनाना ही नहीं है, बल्कि पेड़ जीवन के लिए आवश्यक ऑक्सीजन भी छोड़ते हैं। 1 एकड़ में लगे पेड़ करीब 18 लोगों के लिए पर्याप्त साल भर की ऑक्सीजन वातावरण में घोलते हैं। इसलिए इन पेड़ों को अगर जीवन रक्षक कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। औद्योगिकरण के साथ ही हवा में ग्रीन हाउस गैसों यानी उन गैसों की मात्रा बढ़नी शुरू हो गई थी जो ऊष्मा को सोखती हैं और बढ़ाती हैं धरती का तापमान। औद्योगिकरण के साथ बढ़ते शहरीकरण ने भी वातावरण को दूषित करने में बड़ा योगदान दिया है। मानव बसावट के लिए लाखों पेड़ कटे और फिर फैक्ट्रियों, गाड़ियों से निकलने वाले धुएं ने हवा में जहर घोला और इस जहर को सोखने वाले पेड़ हमने अंधाधुंध काटे। लेकिन आज हम इन पेड़ों की अहमियत पहले से अधिक समझते हैं और कई ऐसे शहर हैं जिन्होंने पेड़ों की संख्या में तेजी से इजाफा किया है।
देश की राजधानी दिल्ली को अब दुनिया के हरे भरे शहरों में गिना जाता है। पिछले करीब 13 वर्षों में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कई जंगल कटे, लेकिन दिल्ली सरकार की पहल से हम उस खोई हुई हरियाली का करीब 23% वापस पा चुके हैं। आज दिल्ली में करीब 20% हरियाली है और इसमें सरकार, सामाजिक संगठनों के साथ दिल्ली के नागरिकों ने भी अहम भूमिका निभाई है। किसान बहनों भाइयों, अगर हम विश्व स्तर पर देखें तो आज पूरे विश्व का जो पर्यावरण है वो थोड़ा सा प्रभावित हो रहा है और उसकी वजह से कहीं सूखा है, कहीं बाढ़ है और कहीं तूफान है। इस पर्यावरण को कैसे हम सही कर सकते हैं, कैसे सुधार कर सकते हैं और ख़ासकर हमारे जो पेड़ पौधे हैं ये पर्यावरण को सुधारने में अहम भूमिका निभाते हैं। और इसके साथ साथ जो पेड़ पौधे हैं वो एक रोज़गार के रूप में भी आपको लिए बहुत बड़ा साधन है। आइए इन सब बातों की जानकारी विस्तार से लेते हैं। हमारे साथ हैं श्री R.K. सिंह जी, जो दिल्ली नगर निगम में बागवानी विभाग के उप निदेशक हैं। सिंह साहब, आज के कार्यक्रम में आपका स्वागत है। खासकर हम पर्यावरण की बात कर रहे हैं, अब विश्व स्तर की देखें तो इस पर्यावरण को किस तरह हम सुधार कर सकते हैं? जी, जैसा कि हमारे देश के वन नीति है, राष्ट्रीय वन नीति, उसके अनुसार हमारे देश में करीब 32% भाग वन क्षेत्र होना चाहिए, जबकि आज के समय में करीब 21% क्षेत्र ही वन क्षेत्र है। तो पर्यावरण को सुंदर बनाने, स्वच्छ बनाने के लिए हमें ग्रीनरी मेंटेन करना पड़ेगा और वृक्षारोपण करने पड़ेंगे, और जो आज के समय में बहुत ज़रूरी है। हमारे देश में जैसा कि जनसंख्या बढ़ रहे हैं, इंडस्ट्रीज का ग्रोथ हो रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे इसके लिए हमें वृक्षारोपण की ज़रूरत पड़ेगी। उसके लिए गाँव में भी, जैसे जो रोड साइड हुआ या फिर ग्राम सभा क्षेत्र है या जो स्कूल वगैरह है, वहाँ भी काफ़ी ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण करने की ज़रूरत है। और हर एक क्षेत्र में जो वहाँ क्लाइमेट के अनुसार सूटेबल है, नॉर्थ इंडिया या साउथ इंडिया, अलग अलग प्लांट होते हैं जो उस क्षेत्र के लिए सूटेबल, उपयुक्त क्लाइमेट के अनुसार उन पौधे का चयन करके वहाँ पर हम वृक्षारोपण करें। और वन से काफ़ी फ़ायदे हैं, जैसा आपको मालूम है कि ऑक्सीजन प्रदान करता है वातावरण में और कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्जर्व करते हैं पौधे। उसके अलावा मिट्टी का कटाव को रोकना, ग्रीन हाउस के इफ़ेक्ट को कम करना और पोल्यूशन कंट्रोल करना, खास करके नॉइज़ पोल्यूशन हुआ या फिर ध्वनि पोल्यूशन हुआ। इस तरह के कई ऐसे है ज़रूरी चीज़ है जिसको वृक्षारोपण आज के समय में बहुत अति आवश्यक है। सिंह साहब, आज हम देखें पूरे देश में ज़मीन घटती जा रही है, जो हमारी कृषि की ज़रूरत है, तो ऐसे में हम नर्सरी का काम करके किस तरह एक आमदनी बढ़ा सकते हैं और पर्यावरण को भी ठीक कर सकते हैं? शहरों में देखें तो ज़्यादातर फ्लैट्स वाले क्षेत्र है, इन पे हम हैंगिंग बास्केट हुआ या फिर इंडोर प्लांट्स हुए या बोनसाई होगा, इस तरह के छोटे छोटे जगहों का हम यूज़ करके, छोटे छोटे पौधे का यूज़ करके हम वातावरण को स्वच्छ और सुंदर बना सकते हैं। नर्सरी में भी कई सारे रोज़गार हम ये तैयार कर सकते हैं, जैसे नर्सरी में हम पौधे को तैयार करना, कटिंग तैयार करना या हैंगिंग बास्केट नर्सरी में तैयार करना। आजकल बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ गया है, खास करके होटल्स में या नर्सरी में या मार्केट में हैंगिंग बास्केट का, बोनसाई का और पॉटेड प्लांट्स जो कि हम घर के अंदर रखते हैं। तो इससे काफ़ी रोज़गार का साधन हम बढ़ा सकते हैं इन पौधों को नर्सरियों में तैयार करके। इन पौधे से घरों के अंदर भी हम वातावरण को शुद्ध कर सकते हैं और ख़ास करके बड़े शहरों में जहाँ पे जगह की कम है, स्पेस कम है, वहाँ पे हम इंडोर प्लांट्स बोलते हैं, इनका हम उपयोग करके इनके जो हमारे वातावरण है उनको हम स्वच्छ और सुंदर बना सकते हैं। सिंह साहब, जैसे आपने नर्सरी के फ़ायदे बताए और वह पेड़ के कई तरह के बना सकते हैं, हैंगिंग बास्केट बना सकते हैं, इंडोर प्लांट तैयार कर सकते हैं, कटिंग सेव कर सकते हैं, लेकिन क्या आप भी अपने विभाग की तरफ से पेड़ लगाने का अभियान शुरू करते हैं? हमारे विभाग में वृक्षारोपण के टारगेट वन विभाग से प्राप्त होते हैं। हर वर्ष वन विभाग से टारगेट मिलते हैं और उस टारगेट को फुलफ़िल करना होता है। इसके लिए एक्शन प्लान ग्रीन दिल्ली का है, वो तैयार किया जाता है। वृक्षारोपण के लिए सबसे सूटेबल टाइम जो होता है वो जुलाई अगस्त, जो बारिश का महीना है वो होता है, और दूसरा फरवरी मार्च के आसपास। लेकिन हम 80 to 90% प्लांटेशन हम कोशिश करते हैं
कि ये बरसात के टाइम पे हो। इसके लिए हम पहले से अपने नर्सरियों में पौधे तैयार करते हैं, जैसा कि आप इस नर्सरी में आप देख सकते हैं। काफ़ी हम कटिंग से या सीड से पौधे तैयार करते हैं और वृक्षारोपण करने के करीब 10 दिन पहले 15 दिन पहले हम गड्ढे तैयार करते हैं, करीब 2 फीट बाई 2 फीट बाई 2 फीट लंबाई चौड़ाई और गहरी, और उसमें हम उसको 15 दिन छोड़ देते हैं ताकि धूप से मिट्टी स्टेलाइज हो जाए और जो भी बैक्टीरिया या कीटाणु हैं वो नष्ट हो जाए। उसके बाद हम 10 से 15 किलोग्राम जो गोबर की खाद होती है पर पीट मिक्स करते हैं, और मिक्स करने के बाद फिर उसमें अच्छे बड़े हाइट का 4 से 5 फीट जो पौधे हैं उसको हम उसमें प्लांटेशन करते हैं, और उसके बाद उसमें हम वाटरिंग करते हैं, पानी देते हैं। और आवश्यकता अनुसार जहाँ पे सुरक्षित है वहाँ ज़रूरत नहीं होता है, और कई जगहों पे हम आवश्यकता अनुसार ट्री गार्ड भी लगाते हैं जो कि पौधे को सुरक्षा देने में मदद करता है। तो ये हमारे वन विभाग का हर वर्ष का एक प्रोग्राम होता है जिसको हम करते हैं। सिंह साहब, आज आबादी बढ़ती जा रही है और मकान पहले छोटे होते थे, आज कई मंजिले मकान तैयार किए जा रहे हैं, तो वहाँ के लोग, वहाँ के भाई किस तरह अपने पर्यावरण को अच्छा कर सकते हैं और किस तरह अपनी सुंदरता बढ़ा सकते हैं? जैसा कि आपने बताया कि शहरों में मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बन रहे हैं, फ्लैट्स बन रहे हैं, तो जगह की कमी होने के कारण इन फ्लैट्स में भी हम वातावरण को सुंदर स्वच्छ बनाने के लिए हैंगिंग बास्केट का प्रयोग आजकल शहरों में काफ़ी तेज़ी से इसका प्रचलन बढ़ रहा है। बड़े शहरों के साथ साथ छोटे शहरों में भी इसका प्रचलन काफ़ी बढ़ रहा है। हैंगिंग बास्केट एक ऐसा इंडोर गार्डनिंग का एक हॉबी है लोगों का, जो कि हम बहुत कम स्पेस में इसको यूज करके और अपने घरों के वातावरण को और फ्लैट्स के वातावरण को सुंदर कर सकते हैं। हैंगिंग बास्केट का डिमांड आजकल सबसे ज़्यादा होटलों में और मार्केट में, नर्सरियों में बहुत ज़्यादा है। इसको तैयार करने के लिए एक सबसे चीज़ तो ये है कि बास्केट हम सूटेबल बास्केट हो, जो कि लाइट हो और मजबूत सा हो। ठीक है, उसमें हम तैयार करने के लिए सबसे पहले एक स्पैगनम मॉस्ट उसमें नीचे में डालते हैं ताकि वो मिट्टी जो पानी है उसके रिटेन कर सके, और उसमें हम इक्वल मात्रा में एक मिक्सचर होता है कंपोस्ट जिसको बोलते हैं, जिसमें मिट्टी भी हो, खाद भी हो, रेत हो और लीफ मोल्ड हो। चारों जो आइटम्स हैं इक्वल प्रोपोर्शन में होते हैं, और इसमें अच्छे तरीके से, जैसे कि आप देख रहे हैं कि बास्केट में कई हमने तैयार भी कराए थे, इसमें रखने के बाद अच्छे पौधे को जो कि ट्रेलिंग हैबिट का हो, मतलब उसका ग्रोथ जो है चारों तरफ हो, उस तरह के पौधे सेलेक्ट करते हैं और इनको हैंगिंग बास्केट के लिए हम तैयार करते हैं। और इसको फिर हम देख करके, जैसे हॉल के अंदर में, ये ड्राइंग रूम में भी, या फिर जो पैसेज के साथ में जो रास्ते हैं दोनों तरफ भी हम इसको लटका सकते हैं। और इस गार्डनिंग का हम जो गार्डन लवर हैं वो हैंगिंग बास्केट का लुत्फ़ उठा सकते हैं। सिंह साहब, जैसा कि आपने बताया कि भाई हैंगिंग बास्केट सभी के लिए आज ज़रूरी है और बहुत सुंदर भी लग रही है, और छोटे घर वाले को भी आनंद आएगा अपने घर में जब लटकाएंगे, और पर्यावरण भी सही होगा। लेकिन एक रोज़गार के रूप में भी खासकर हमारे किसान भाई इसको अपना सकते हैं। जैसा कि हमने पहले बताया कि हैंगिंग बास्केट बड़े शहरों के साथ साथ छोटे शहरों में भी इसका प्रचलन काफ़ी बढ़ रहा है, तेज़ी से बढ़ रहा है। तो ये बहुत कम स्पेस में हम नर्सरी बना करके, पौधे तैयार करके और हैंगिंग बास्केट में हम पौधे तैयार कर सकते हैं। और ये काफ़ी गांव के लिए भी जो युवक है, जो रोज़गार है, पढ़े लिखे हैं लेकिन रोज़गार हैं, वो भी इस नर्सरी में पौधे तैयार करके, हैंगिंग बास्केट तैयार करके और मार्केट में दे सकते हैं, बेच सकते हैं, और इसका ये रोज़गार का बहुत सर्वोत्तम साधन है। सिंह साहब, आज एक नर्सरी एक व्यवसाय के रूप में खासकर बहुत सारे हमारे किसान भाई अपना रहे हैं, और खासकर युवा भी इसमें आ रहे हैं, तो इसमें कोई ट्रेनिंग प्रशिक्षण की व्यवस्था होती है? हाँ, जैसा कि सारे स्टेट्स में हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है, और उन हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के अंतर्गत कई जगह कृषि विज्ञान केंद्र भी है जहाँ पे कि मालियों को ट्रेनिंग दी जाती है, और वहाँ पे ये ट्रेनिंग में बताया जाता है हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड जितने ये नर्सरी वर्क है, पौधे की कटिंग तैयार करना या फिर बोनसाई, हैंगिंग बास्केट कैसे बनाते हैं, वहाँ पे ट्रेनिंग ले करके और ये रोज़गार को शुरू कर सकते हैं। इसके साथ मैं ये भी बताऊँ कि सरकार जो है बैंक से लोन भी मुहैया कराती है, जिस लोन के थ्रू अपना और रोज़गार को शुरू कर सकते हैं और इस व्यवसाय को अपना सकते हैं।
किसान भाइयों, जैसा कि सिंह साहब ने बताया कि भाई किस तरह आप हैंगिंग बास्केट के द्वारा पेड़ लगाकर, पौधे बनाकर और बोनसाई बनाकर भाई आमदनी का जरिया बना सकते हैं और अपने पर्यावरण को भी शुद्ध कर सकते हैं, यानी कि आम के आम गुठली के दाम। सिंह साहब, आपने हमारे किसान भाइयों को बहुत अच्छी जानकारी दी। इन सब बातों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। खुशबू की फुहार में, स्वाद की बहार में, तरक्की की तानों में खिलती मुस्कानों में, हरे भरे पौधों में, बड़े बड़े सौदों में, मधुर भिनभिनाहट में, खुशियों की आहट में। NHM बागवानी मिशन, हमारी चाहत, आपकी मुस्कुराहट। आपको हमारा कार्यक्रम कृषि दर्शन कैसा लगा? अपने सुझाव, प्रतिक्रियाएं एवं सवाल हमें इस पते पर भेजें। कृषि दर्शन, कमरा नंबर 10, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। तो आज के कार्यक्रम में आपने देखा, बहुत कुछ देखा, लेकिन उसमें एक बहुत ज़रूरी जानकारी क्या थी, वो थी कि प्रदूषण से निपटने के लिए क्या क्या चीज़ें की जा सकती हैं। देखिए, बहुत से लोग कहते हैं कि शहर में जो है हमारे घरों में जगह ही नहीं है, तो देखिए बास्केट जो है, हैंगिंग बास्केट, उसके बारे में बताया गया। बागवानी के कई फ़ायदे हैं। बागवानी आपकी आमदनी भी बढ़ाती है और बागवानी पर्यावरण को भी एक तरीके से सुरक्षित रखने में बहुत मदद करती है। तो आप इन सब बातों से जुड़िए और चलिए चलते चलते आपको कल जो कार्यक्रम आने उसके बारे में बता दें। कल आपके लिए कार्यक्रम खबरें वगैरह तो रहेंगी, उसके साथ रहेगा आपकी चिट्ठी, जिसमें आपके जितने भी सवाल होंगे उनके जवाब हमारे विशेषज्ञ देंगे। तो आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।